हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, गवर्नेंस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ गवर्नेंस जो विजन आईएएस के नोट्स हैं, इसका पार्ट 21। टॉपिक स्पेसिफिकली रहेगा सोसाइटीज, ट्रस्ट, डोनर्स, चैरिटीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स का। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत ही करेंगे हम इस टॉपिक से जो कहता है सोसाइटीज, ट्रस्ट, डोनर्स, चैरिटीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स को। दोस्तों, एक लॉ जो स्पेसिफिकली कंसर्न करता हो सोसाइटीज, ट्रस्ट, वक्फ या दूसरे एंडाउमेंट से हमारे देश भारत के अंदर, इसे आप तीन ब्रॉड ग्रुप्स में रख सकते हो। पहला सोसाइटीज, दूसरा रिलीजियस और चैरिटेबल वर्क और तीसरा ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटीज की अगर मैं बात करूं तो ये रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर एंड वेरियस स्टेट्स अमेंडमेंट्स ऑन इट आफ्टर 1947। जो सारी की सारी प्योर रिलीजियस और चैरिटेबल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं, इन्हें रजिस्टर्ड करा जाता है अंडर यहाँ पे रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1863 के तहत। साथ में चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 के तहत और वक्फ एक्ट 1995 के तहत एंड सिमिलर अदर स्टेट एक्ट्स के तहत। तीसरा, ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर किए जाते हैं अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, साथ में चैरिटेबल एंडाउमेंट 1890 के तहत, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत और सिमिलर स्टेट एक्ट्स के तहत। अब आइए लेके चलते हैं आपको हम सोसाइटीज के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, एक सोसाइटी बेसिकली क्या है? सोसाइटी बेसिकली एक ऐसी एसोसिएशन है जिसे 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स के साथ मिलके बनाया जाता है, लेकिन इसमें इन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेचर या फाइन आर्ट्स या साइंस या और ऐसा कुछ। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता कि कुछ कॉमन एसेट हो स्टार्ट करने के लिए चीज इस सोसाइटी को विद बट इन कोर्स ऑफ टाइम, बट वक्त के साथ साथ सोसाइटी अक्वायर कर सकती है एसेट्स को। ये रजिस्टर्ड होती हैं अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। दोस्तों, बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेशंस, हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट्स रहे हैं ना, उसके माध्यम से ये बहुत सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्स में आ गए डील करने के लिए अब्यूसेस से, या कोई ऐसा नॉन फेंस है सोसाइटीज का, तो लीगल मेजर्स के अंदर ऐसा आता है कि भाई स्टेट के पास पावर है इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट करने की। इसके साथ कैंसिलेशन भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन, और ऐसे ही डिसोल्यूशन भी हो सकता है सोसाइटीज का। तीसरी बात, सुपरसीजन भी है गवर्निंग बॉडी का। चौथी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। पांचवा, डिसोल्यूशन। और छठा, डिलीशन ऑफ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई स्पेसिफिकली सोसाइटी की बात। अब हम बढ़ते हैं ट्रस्ट, रिलीजियस एंडाउमेंट्स और वक्फ की तरफ। दोस्तों, ट्रस्ट, एंडाउमेंट्स और वक्फ ये लीगली क्रिएट करे गए हैं एज मॉडल्स ऑफ प्रॉपर्टी अरेंजमेंट, सेटलमेंट डेडिकेटेड फॉर डेफिनेट चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। डिटेल्स की अगर हम बात करें विद रिगार्ड टू देयर इनकॉर्पोरेशन कि कैसे ये बनाए गए हैं, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनका, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का, या पावर्स का, ये सब गवर्न करा जाता है बाय द प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ के तहत अंडर विच दे आर रजिस्टर्ड, जिसके तहत इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है। ब्रॉडली ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लीगल पर्सनालिटी अज्यूम करते हैं कुछ 5 तरीकों से। पहला कि एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो गया इनका बिफोर चैरिटी कमिश्नर या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के सामने अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1950 का, ऐसे ही गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है और ऐसे कोई सारे एक्ट हैं। दूसरा तरीका है बाय इन्वोकिंग इंटरफेरेंस ऑफ सिविल कोड टू ले डाउन स्कीम्स फॉर गवर्निंग अ ट्रस्ट
अंडर सेक्शन नंबर 92 एंड 93 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तीसरा तरीका है रजिस्टर करके ट्रस्ट डीड को ऑफ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत। चौथा तरीका है बाय नोटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लिस्ट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स जो सुपरवाइज करे जाएं बाय एंडाउमेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट या फिर मैनेजिंग कमेटी जो कि बनाई गई है अंडर द चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890 के तहत या फिर अंडर अदर स्टेट लॉज ऑन हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट के तहत। और पांचवा तरीका है एक वक्फ को बना के, ये देख सकते हैं आप, हाँ, इसको बना के जिसे मैनेज करा जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 के तहत। नेक्स्ट बात आती है हमारी ट्रस्ट की। दोस्तों ट्रस्ट जो होते हैं वो एक स्पेशल, मतलब कह लो स्पेशल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का जो इमर्ज होकर आता है अपनी मर्जी से। ये जो विल होती है, ये जो विल मेकर है, ये एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर करता है ओनरशिप को अपनी प्रॉपर्टी की टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप एक विल जो है करोगे और इसमें आप स्पेसिफिकली करोगे कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज हो सकती है। अगर ये पर्पस बेनिफिट करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट बन जाता है। एंड अगर ये कंसर्न करता है कुछ ऐसा पर्पस जो आम जनता को फायदा पहुंचाए या कम्युनिटी को पहुंचाए तो इसको पब्लिक ट्रस्ट बोल देते हैं। आइए आपको थोड़ी बातें बताना चाहती हूँ आपको कि ट्रस्ट और सोसाइटी के बीच में क्या आखिरकार डिफरेंस होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करा जाता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, ये पर्टिकुलरली सेम होते हैं दोस ऑन विच ट्रस्ट को भी फॉर्म किया जा सकता है। दूसरी बात, सोसाइटी प्राइमा फेसी ये एक 28 डेमोक्रेटिक एंटिटी है एज इसके सारे ही जो मेंबर जो कम से कम 7 होने चाहिए, 7, इनका इक्वल से होता है इसको रन करने में। वही जगह अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो कंट्रोल जो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है वो ट्रस्टी के हाथ में होता है पूरी तरह से। डिपेंड करता है क्लियरिटी किस हिसाब से लिखी हुई है विल के अंदर। ऐसा मैनेजमेंट कंटिन्यू रहता है एग्जिस्टेंस में काफी लंबे वक्त तक। तीसरी बात कि सरकार भी इंटरफेयर करती है तभी जब ट्रस्टीज चेंज होते हैं या ट्रस्ट जो है बहुत पुराना हो जाता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है एज पर द स्टिपुलेशंस ऑफ द ओरिजिनल विल, या फिर इस बुनियाद पे ऑफ कि भाई सही से नहीं चल पा रहा या अब्यूज है ट्रस्ट का, तभी सरकार आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलीजियस एंडाउमेंट्स के बारे में। दोस्तों रिलीजियस एंडाउमेंट्स और वक्फ ये वेरिएंट्स हैं ट्रस्ट के जिन्हें बनाया जाता है स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए। एग्जाम्पल कि सपोर्ट फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए जो कि रिलेटेड है किसी भगवान से, मतलब डीटी से या चैरिटी से या रिलीजन से अमंग हिंदूज या मुस्लिम्स। अनलाइक पब्लिक ट्रस्ट ये जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिनेट हो एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ना ही ये स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करते हैं किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में अमंग डोनर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के। रिलीजियस एंडाउमेंट्स ये निकल के आती हैं फ्रॉम डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पस। जो करस्पॉन्डिंग एक्शन है अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, इसकी वजह से वक्फ बनता है और वक्फ मिलता है यहाँ पे टाई अप करता है प्रॉपर्टी से और एंड डिवोटी द जो आपका यूसफ्रक्ट टू पीपल एंड डिवोट द यूसफ्रक्ट टू पीपल। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जैसे आपने देखा होगा ना आसपास कुछ मंदिर बना है या उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है ना, ये उससे रिलेटेड हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है फ्रीडम मैनेज करने के लिए रिलीजियस अफेयर्स को एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ये किसी भी हमारे देश के नागरिक का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 26 जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, fundamental rights of its citizens, according to article number 26 subject to public order, morality and health, सारे ही जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या सेक्शन है देयरफॉर इनके पास राइट होता है कि एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। दूसरी बात,
ये मैनेज कर सकते हैं खुद के अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरी बात, ये ओन कर सकते हैं या अक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को। और चौथी बात, ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। दो जो सारी प्रोविजंस मैंने आपको बताई, ये फ्रीडम देती हैं, आप ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये कुछ राइडर भी रखती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे जो मैनेज हो रही हो, एडमिनिस्टर हो रही हो, वो लॉ के हिसाब से हो रही हो, ऐसा आपका आर्टिकल 26 पार्ट डी बोलता है। अब बात आती है वक्फ की इंडिया को लेकर। दोस्तों, मुस्लिम रूल के अंदर भारत में जो कॉन्सेप्ट था वक्फ का, वो बहुत ज्यादा वाइडली कॉम्प्रिहेंड था एज अलाइंड विद द स्पिरिट ऑफ चैरिटी, जिसे इंडोर्स करा गया था बाय द कुरान के द्वारा। वक्फ इम्प्लाई करता है एंडोमेंट को प्रॉपर्टी के, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, टेंजिबल हो मतलब छू सकते हो या नहीं छू सकते हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो गॉड के लिए, बाय मुस्लिम अंडर द प्रीमाइस दैट ट्रांसफर जो है वो होगा किसी भी जरूरतमंद को, नीडी को, एज इट इम्प्लाइज अ सरेंडर ऑफ प्रॉपर्टीज टू गॉड, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि बस हमने प्रॉपर्टी को जो है वो गॉड को दान दे दिया। तो एक वक्फ डीड, जो एक वक्फ डीड होती है, ये इरवोकेबल होती है, मतलब इसे आप जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते, एंड परपेचुअल होती है, चलती रहेगी। करेंटली अगर मैं बताऊं तो करीब 3 लाख वक्फ देश के अंदर है, अभी तो थोड़े बढ़ ही गए होंगे। ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट 1995 के तहत। ये एक्ट एप्लीकेबल है पूरे देश के अंदर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर में। दोस्तों, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है इस एक्ट के अंदर, उसमें आपका वक्फ बोर्ड आता है एज एन अपेक्स बॉडी हर एक स्टेट के अंदर। और हर एक वक्फ बोर्ड ये कौशी जुडिशियल बॉडी है जिसके पास पावर है कि रूल कर सकती है वक्फ रिलेटेड डिस्प्यूट से। नेशनल लेवल में यहाँ पे एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो एक एडवाइजरी कैपेसिटी के तौर पे काम करती है। दोस्तों, वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया था सन 2013 में, और अमेंडेड वक्फ एक्ट में कुछ प्रोविजंस डाली गई थी जिससे वक्फ के इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया और इनकी फंक्शनिंग को और अच्छा करा गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इसके अंदर डाली गई वो ये कि भाई वक्फ की डेफिनेशन को मॉडिफाई करा गया ताकि नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें भी अलाउ हो कि वो भी वक्फ क्रिएट कर सकें। दूसरी बात, अगर टेनेंसी, लीज या लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है तो ये जो है वुड बी कंसिडर्ड एज इंक्रोचमेंट। दोस्तों, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी यहाँ पावर दी गई कि आप डायरेक्टिव दे सकते हो स्टेट वक्फ बोर्ड को ऑन अदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सर्वे के लिए, मेंटेनेंस ऑफ वक्फ डीड, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड इंक्रोचमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह देंगी, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह देंगी। कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है डायरेक्टिव जो इशू हो बाय सेंट्रल वर्क काउंसिल के द्वारा, तो ये रिफर होगा टू द बोर्ड ऑफ एडजुडिकेशन, जिसे बनाया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको प्रिसाइड करा जाएगा ओवर अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट वक्फ बोर्ड का होगा वो होगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उसके अलावा सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, एक्सचेंज या ट्रांसफर वर्क प्रॉपर्टी का इसे प्रोहिबिट करा गया, रोक लगाई गई ताकि कोई वर्क प्रॉपर्टी को अपना हड़प वगैरह ना ले। लीज की बात करें तो लीज जो वर्क प्रॉपर्टी की है इसे अलाउ करा गया। हालांकि लीज किसी भी मस्जिद की, दरगाह की, खानख्वाह की, ग्रेवयार्ड की या इमामबाड़ा की, इस पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। लीज का पीरियड जो है इसे इन्हांस करा गया यूनिफॉर्मली अप टू 30 ईयर्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, एडुकेशन या हेल्थ पर्पस के लिए, विद द अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैक्सिमम पीरियड लीज का एग्रीकल्चर लैंड के लिए इसे फिक्स करा गया 3 सालों के लिए। फर्दर लीज जो 3 सालों से ज़्यादा की होगी इसे आपका इंटीमेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, एंड ये इफेक्टिव होगी सिर्फ और सिर्फ ओनली आफ्टर 45 डेज। लास्ट टॉपिक हमारा ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926,
एक ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्परेरी या परमानेंट हो, जिसे बनाया गया हो प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में, या फिर बिटवीन वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या फिर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, या इम्पोज करने के लिए रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को ऑन कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड या बिजनेस। एंड इसके अंदर कोई भी फेडरेशन आएगी दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियंस की। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये ट्रेड यूनियन एक्ट का है प्रोवाइड करना लीगल एग्जिस्टेंस और प्रोटेक्शन ट्रेड यूनियंस को, जैसा इसमें डिफाइन किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये प्रोवाइड करती है कि कोई भी मेंबर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा या पर्सन जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा होगा, नॉट बीइंग एन एंगेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट इन एन एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री विच विद विच द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ऐसा मेंबर नहीं बन सकता जिससे कनेक्टेड हो इन द यूनियन या स्टेट, shall be member of the executive or other office bearer of the registered trade union, ताकि कोई घपला वगैरह बीच में ना हो सके। दोस्तों, यहीं तक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एवरीवेयर, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो आप अटेंड कर सकते हो मंथ वाइज, और टेलीग्राम पे आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।